जो आज के वो बातचीत आंतरिक भीतर की बात है कि हम कैसे अपनी टीम के अंदर किस तरह का संवाद होना चाहिए, संस्था का आपसी आंतरिक संवाद की उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, लीडरशिप कैसे अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती है, जमीन पर काम करने वाले लोग कैसे अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे यही शायद ऐसे करके कैसे जमीन की चीज रिफ्लेक्ट हो सकती है नीतियों के बनने में। तो ये सारी बातचीत हम करने वाले हैं अभी, और हमारे कुछ साथी भी हमसे जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथी भी हैं और कुछ नाम मुझे जाने पहचाने भी दिख रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत, और एक बार फिर से इस इंस्टाग्राम लाइव में चौपाल सीजन 2 की इस आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। किरण, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमने जैसे मैंने अभी कहा कि हमने रणनीति की बात की थी, आंतरिक रणनीति की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा किरण के बारे में बताएंगे, और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, इसलिए वो चीज मैं हर बार की तरह इस बार भी पढ़ के बताऊंगी। तो किरण हमसे जुड़ी हैं, किरण सिंह, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी एफईएस के साथ वो काम करती हैं। वो एफईएस के साथ बतौर कम्युनिकेशन हेड काम करती हैं। सोशल वर्क और ग्रामीण विकास के अब इन विषयों के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु से जुड़े मुद्दों पर भी काम करने का एक लंबा अनुभव रखती है। और प्राकृतिक संसाधनों, खासतौर पे जिनको हम कॉमन्स कहते हैं, जल, जंगल, जमीन प्रबंधन में उनकी गहरी समझ है। और कई सालों के अनुभव के साथ अब उनके प्रयासों में ये चीज शामिल हो चुकी है कि कैसे जमीनी आवाजों को पब्लिक डिस्कोर्स में, और जैसा मैंने अभी कहा कि नीतियों के बनने में वो शामिल कर पाए, इस दिशा में किरण के साथ साथ हम एफईएस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एफईएस 2 दशकों से ज्यादा सक्रिय एक संस्था है, और देश के लगभग हर राज्य में एफईएस काम कर रही है। और इनका काम पर्यावरण की नजर से नाजुक, कमजोर या कहें कि जो एक तरह से दरकिनार हो जाते हैं, हाशिए पर रह जाते हैं, उस तरह के इलाकों और उस तरह के समुदायों, खासकर ग्रामीण समुदायों के साथ इनका काम है। एफआरए, व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, मूल और आदिवासी समुदायों के नागरिक अधिकारों को लेकर संस्था का काम रहा। तो ये सारी बातें और एफईएस के बारे में कही जा सकती है। एक आध अगर कुछ मैं छोड़ रही होंगी तो प्लीज किरण आप जोड़ दीजिएगा। एक चीज जो एफईएस के काम में बहुत देखने को मिलती है वो ये है कि बदलती जलवायु वाले इस समय में प्राकृतिक संसाधनों का और समुदायों का जो नुकसान हो रहा है, उसमें संस्था का प्रयास बहुत ज्यादा जोर इस पर है कि नीति कैसे कैसे पॉलिसी लेवल पर बदलाव किया जा सके। वो शायद सबसे ज्यादा जोर देके इसके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, अगर अगर किरण आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? जी, नहीं अंजलि, धन्यवाद, बहुत बढ़िया से आपने बताया। थैंक यू। आइडिया का धन्यवाद देना चाहूंगी इस अवसर के लिए कि जहाँ पे हम जो अपनी जो मुश्किलें रही हैं या जो हमने उसके लिए उपाय करे हैं, आंतरिक संवाद को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसको आपने साझा करने का ये अवसर दिया। और आइडिया जिस तरीके से इस तरह के विचारों को और इस तरीके के अनुभवों को सामने लेके आ रहा है वो बहुत ही क्योंकि इससे हम सबको एक दूसरे से सीखने का, जानने का, समझने का और अपने काम को बेहतर करने का मौका मिलता है। बहुत इस बारे शुक्रिया। में बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा। जी एफएस के बारे में बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी कि जो भी आजकल सामुदायिक संसाधनों पर जो काम चल रहा है वो सिर्फ अकेले एफएस नहीं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए और भी बहुत संस्थाएं हैं, बहुत सारे समुदाय हैं जो इस काम को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और के लिए तो जरूर काम है क्योंकि हम चाहते हैं कि बेहतर नीतियां बने, पर जो ऑलरेडी, जैसे आपने एफआरए की बात करी, तो ऑलरेडी जो ऐसे एक्ट्स, ऐसी नीतियां हैं, उनको किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन कैसे और बेहतर हो सकता है, ताकि जो भी लोकल समुदाय हैं, जो ग्रामीण है, उनका बेहतर फायदा अपने हक के लिए, अपने
आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए ले सके जी जी। उन्हें। और जो क्रक्स एफएस के काम का है कि ये जो भी संसाधन है, ये जो वहाँ पे लोकल समुदाय हैं, जो वहाँ के लोकल, वो सबसे बेहतर इनकी संरक्षण कर सकते हैं, और ये उनकी आजीविका, उनके संस्कृति, हर तरह से उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके के समुदायों की सब मिलकर, चाहे वो हमारे जैसे समाज सेवी, चाहे सरकार हो, और चाहे दूसरे जितने भी आपके रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, मीडिया, आईडीआर का बहुत बड़ा एक हाथ रहा है हमारी ऐसी आगे ले जाने में। तो जितने अलग अलग तरह के लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं, कैसे ग्रामीण सशक्त करने और उनकी मदद करने के लिए काम करें, और उनका काम को आगे ले जाए, उसी के लिए काम है। जी, थैंक यू। थैंक बस यू। इतना ही। तो ठीक है, अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू कर देती हूँ। आज हम भीतरी संवाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं, क्यों जरूरी। बहुत बढ़िया सवाल है अंजलि। कम्युनिकेशन या जो हम बोलते हैं, हमारे विचारों को एक दूसरे तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। जी। संवाद का मतलब सिर्फ इतना ही सूचना देने का माध्यम है, ये प्रतिक्रिया और फीडबैक लेने का भी एक माध्यम है। हम संवाद को एक साइड का, एक एडिशनल काम ना देख के, अगर संस्कृति का हिस्सा, तो वो हमारे, अगर हम एफएस का उदाहरण लें, तो वो हमारे जो मूल्य हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, जिस बात करते हैं, तो हमारे जो साझा मूल्यों को बढ़ाने में काफी मदद करता है। अगर संवाद बढ़िया है तो काफी पारदर्शिता आती है, काफी एक दूसरे का और जो है कॉज के लिए, या जो काम हम कर रहे हैं, या एक दूसरे के प्रति भी हमारी चिंता बढ़ती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना हम आंतरिक संवाद को मजबूत करते हैं, उतना हमारा एक दूसरे के साथ भरोसा, एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो है वो बढ़ता जाता है। जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे लोग अपनी बात रख सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो हर किसी में ये जो जो हमारा कोऑपरेशन की जो भाव है, या साथ में कलेक्टिवली काम करने की भावना होती है, वो काफी है। एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है हमारा। जो आइडिया अपने जितने ये सेशंस कर रहा है, और हमारे काम रहते हैं कि इससे सीखने और जो सहयोग की संस्कृति है, ये हम हमेशा जब भी एक दूसरे के साथ कुछ साझा करते हैं, या आंतरिक संवाद जब मजबूत होता है, तो हैं साथ ही एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के संदर्भ को बेहतर समझते हैं। और वो बेहतर समझना, फिर वो सहयोग, हर काम में सहयोग को, काफी सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं कि एक मिनट, अगर एक जगह पे कहीं कुछ, हाँ आपका चलो, क्यों ना बीच बीच में थोड़ा अटक रहा है, तो क्या हम उसको थोड़ा ठीक करने के लिए सॉरी अंजलि, क्या कहा आपने? आपका वीडियो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर अटक रहा है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं आप दोबारा कर लें, या मेरे तरफ से तो आपके लिए स्मूथ है। अच्छा, अभी अभी तो ठीक आ रहा है, तो जब बिल्कुल स्मूथ है अंजलि। तो बीच बीच में अटक रहा था। हम कोशिश करते हैं, अगर 2 मिनट अच्छा, होता है तो आप एक बार दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करिए। श्योर श्योर। सॉरी, मैंने आपको हाँ, नहीं नहीं, तो जो मैंने अंत में जो पॉइंट बोला कि सहयोग की प्रक्रिया को बहुत बढ़ावा मिलता है, और संवाद बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ कितनी बड़ी या छोटी संस्था है, उस ज्यादा इसका कोई, इस पे कोई असर नहीं पड़ती, हो या बड़ी हो। तो जो संवाद की जो प्रक्रिया, आंतरिक संवाद की जो प्रक्रिया है, वो हर स्थिति रहनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे अगर आप एफईएस के कंटेक्स्ट में, तो हम आजकल करीब 10 राज्यों में हमारे अपनी टीम्स हैं, और ये आपके जितने भी प्रदेश हैं, भाषा, अलग संस्कृति, अलग तरह के मुद्दों पर काम होता है। जैसे कि आप जंगल एफआरए की बात करिए, वैसे ही हमारे यहाँ चारागाह का काम हो रहा है। कहीं पे सरकार
जो है वेस्टलैंड जिसको बोलते हैं उसके उस जमीन पे काम हो रहा है, कहीं पर पानी के लिए काम, वेटलैंड्स के लिए काम चला। तो अलग अलग तरह के एफर्ट्स हैं। साथ ही समुदायों की नीड और समुदाय भी अलग अलग। तो कहीं पर ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ है, कहीं पर आपको एग्रो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के साथ। तो जब अलग अलग संदर्भ है, शायद एक ही तरह का हम कॉमन्स बोल सकते हैं, पर उसके अंदर में काफी नुआंसेस हैं, काफी प्रक्रियाएं हैं जो लोकल, स्टेट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, और जो एनवायरनमेंट है या वहाँ की जो कम्युनिटी है है। तो ये सब तो में भी किस तरीके से कि एक जगह पे जो काम हो रहा है वो दूसरी जगह पे भी शेयर हो, उस काम से क्या हम सीख सकते हैं, ऐसी चीजों को जानने में मुझे लगता है आंतरिक संवाद बहुत ही एक है, ताकि सहयोग की और संवाद की और सीखने की जो वो बढ़ती रहे और चलती रहे। जी। किरण, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उसके पहले एक बार आप थोड़ा सा लोकेशन बदल कि लगातार वीडियो ना बीच बीच में बस 1 सेकंड के लिए ऐसे रुक रहे हैं, तो बेहतर इंटरनेट जहाँ मैं क्या कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए? आप वाईफाई के थोड़ा पास जा सकते हैं या नेट जहाँ पे बेहतर आ रहा हो वहां पे जा सकते हैं। एक ही मिनट, हाँ रुकिएगा। हाँ अंजलि, अभी बेहतर है? जी हाँ, अब मैं आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से मैं थोड़ा, हाँ ठीक है। बेहतर आ रही है क्या आवाज? नहीं नहीं, इको इको आप पूछ रहे हैं, इको नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अभी अभी सॉरी? हाँ, आप जब लगातार बोलेंगे तब वो शायद मुझे समझ में आएगा। तो अभी अभी तो अच्छा, आ रही है, अभी बिल्कुल ठीक आ तो रही है। मैं एक बारी एक, हाँ हाँ जी, हाँ मैं थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो गया है। मैं थोड़ा एक बारी बैठ के, हाँ, ट्राई। ठीक है, तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले सवाल में ये बहुत निकल के आया कि जरूरत इसलिए है ताकि बाद हमारा सहज स्मूथ हो सके और हमारा वर्क कल्चर हो सके। हम कोशिश कर रहे होते हैं तो अक्सर यहाँ छूट जाती हैं। वो कमी क्या होती हैं, अगर उन पर आप थोड़ा बात कर सकें। आप फिर मुझे से अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब मेरी आवाज में मैं ये पूछ रही थी आपसे, मैं अगला सवाल पूछ रही थी कि हमने अभी बात कि कैसे कम्युनिकेशन स्मूथ हो और वर्क कल्चर बेहतर बन सके, और इसमें अक्सर कुछ कमियां छूट जाती हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन पर। जी बिल्कुल। हर संगठन में संवाद से जुड़ी कुछ चुनौती, और हम भी एफएस भी इसका आदत नहीं है। काफी बारी ऐसा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण है वो कुछ खास थोड़े लोगों तक सीमित रह जाती है। तो वैसे सिचुएशंस में हम उन कमियों को समझें और वो कमियों के साथ हम काम करते रहे, ज्यादा मुझे लगता है जरूरी है। हमारे यहाँ जब भी सबसे मतलब ये कमियों में सबसे अहम बात यह है कि कैसे हम इन कमियों को समझते रहे, पहचानते रहे, और कैसे सेंसिटिविटी के साथ और टाइमली, है ना। आपको जितना भी कॉन्वर्सेशन, जितना भी ये संवाद में कमियां आती हैं, ये एक टाइमली जो कम्युनिकेशन नहीं होता है वो उसका बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो टाइमली किस तरीके से हम कर सकते हैं वो बहुत काफी सारे समय में देखा गया है। जब कमियों की बात करते हैं तो अब अगर हम एफएस की ही बात करें तो हम बहुत सारे राज्य हुए हैं और हर राज्य अपने आप में एक यूनिट है। तो और वो जो काफी बार ये होता है कि कुछ मुख्य बातें हैं वो कुछ लोगों तक सीमित रह जाती हैं, और जिस तरीके से संस्था के सारे लोगों को वो जानना, वो समझना, वो वैल्यूज, वो जो हमारा मिशन है, या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, या अगर हमारे में कुछ बदलाव हुए हैं, हमारे अप्रोच में कुछ बदलाव हुआ है, या कुछ बहुत बढ़िया चीज आई है जो सबको जानना चाहिए, तो वो कभी कभी अगर देखें तो छूट जाता है। दूसरा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि
जो सारे लोगों की बातें हैं वो जहाँ पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती हैं। हम्म। कभी कभी कमी रह जाती है उसमें ये। तीसरा ये भी हो सकता है कि जैसे एफईएस में ज्यादातर आप देखेंगे काफी भाषाओं में, काफी सारी भाषाएं हैं, हम काफी सारे स्टेट्स में काम करते हैं, तो संवाद होता है तो ज्यादातर हिंदी या अंग्रेजी में होता है। उसको किस तरीके से हम वो भाषा के बैरियर को हम ट्रांसेंड करें और कैसे जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो जो हमारे लोग समझते हैं उस भाषा में कैसे उसका ये जो है किया जाए, उस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी ओवर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हमारे पास इतने सारे मेल्स, इतना सारा इतना सारे ग्रुप्स में मैसेजेस और रिपोर्टिंग, वो सब इतने सारी चीजें होती हैं करने को कि कभी कभी जो जरूरी बातें हैं वो रह जाती हैं। हाँ। तो कैसे हम ये सारे बैरियर्स को हम चेंज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, निरंतर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि जानकारी जिस तक पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंचे, जिस भाषा, जिस संदर्भ में, जिस तरीके से उनको, उनके जो रिस्पेक्टिव जो उनके कंटेक्चुअल, जो उनका उनके लिए कंटेक्स्ट, उनके काम को, उनके जो सारा उनका जो भी है उसको कैसे स्ट्रेंथन करे। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार ऐसा नहीं कि एक बार बहुत सारी जानकारी दे दी और फिर काफी समय तक कुछ नहीं हुआ। तो एंड रेगुलर पीरियोडिक कम्युनिकेशन एक मेंटेन करना भी काफी 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 बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब हमारे ही टीम्स हैं बहुत सारी, इवन जब आप हमारे और ऑफिसेस की भी बात करेंगे तो काफी सारे लोग बहुत फील्ड विजिट्स में या वर्कशॉप्स में या बहुत में व्यस्त रहते हैं। तो कैसे इन सारी चीजों को देख के कैसे ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए कि जिन तक बात जरूर पहुंच पाए और वो उसका उपयोग अपने कार्य में, अपने एफर्ट्स में कर पाए। ये सब कमियां दिखती हैं मुझे, पर आई थिंक ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों का समाधान भी आई थिंक साथ साथ निकलता जाता है। जी। मैं आपसे चाहूंगी कि तीसरे बातचीत के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कि आप बेस्ट प्रैक्टिस पे बात करें, थोड़ा माध्यमों पर बात करें कि किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, काफी साल से, आज आपने भी शुरुआत में कहा एफईएस में मुझे भी 17 साल हो गए हैं। एफईएस की अगर ऐसे हिस्ट्री देखी जाए तो 25 साल है, जहाँ से हमारी शुरू हुई थी तो करीब करीब 35-40 साल हो। तो ये एक जैसे कि मैंने कहा ये एक प्रोसेस है और कमियों का होना असामान्य नहीं है। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे निरंतर उनका प्रयास और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं। और हमने भी जो कुछ भी सीखा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है, वो हमारे अपने कार्य, अपने जो हमने एफर्ट्स करे, जो अपना काम चलता रहता है उस मैं जरूर ये मानती हूँ कि साथ मिलकर बैठना, एक कमरे में बैठना, एक कमरे में इंटरनल मीटिंग्स जो होती हैं इन पर्सन, कोविड के हमारा वर्चुअल और इन पर्सन एक बहुत दो स्पेसिफिक कैटेगरी बन गए हैं। पर इन पर्सन मीटिंग्स का आई थिंक बिल्कुल वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ हमारा काम है और एफईएस के काम का बहुत हिस्सा है। हमारे टीम्स हो या हमारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें काफी आपस में जो टीम हो जरूर सप्ताह में मिलते हैं, बात करते हैं, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, अच्छा जा रहा है, कहाँ मुश्किलें जा रही हैं, हो रही हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो सारे जगहों पर फॉलो होता है और मतलब बहुत ही कामगर है, क्योंकि वहां पर जब सामने बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो शायद ऑनलाइन मीटिंग्स में या मेल्स आ पाए। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का जरिया है। हमारे यहाँ ये भी टीम मीटिंग्स में अगर कोई हमारे यहाँ कोई सर्कुलर
कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब पे प्रभाव डालती हैं, तो वैसी चीजों का डिस्कशन जरूर किया जाता है। कोई ऐसी किताब आई है, कोई आई है, कोई ऐसे यू नो फिल्म आई है, जो कोई ऐसा आर्टिकल आया है जो सबको जानने से सहयोग बढ़ेगा, तो ऐसी चीजों की शेयरिंग होती है। और उसके अलावा आजकल सभी हम व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं ज़रूर चाहती हूँ आप व्हाट्सएप आई थिंक इज ज़रूर बात। ऑल्सो, हाँ जी, व्हाट्सएप काफी इस्तेमाल होता है, और मुझे लगता है कि व्हाट्सएप इज बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है जो संवाद को निरंतर बनाए रखने के लिए, क्विक जहां पर इंफॉर्मेशन चाहिए या क्विक चाहिए, उसके लिए बहुत ही सरल एक माध्यम है। और सबके पास है, तो वो उसमें कोई ये तकलीफ नहीं होती कि ज्यादातर लोगों के पास आजकल एंड्रॉयड फोन्स है, और व्हाट्सएप अपनी अपनी भाषाओं में लोग देख सकते हैं। खुद में भी इतने चेंजेस लाए हैं जहाँ पे किसी ने लिखा कुछ हो पर आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो तरीके यहाँ पे आप अपने नजरिए से, अपने परिवेश में, अपने ये इसमें उस इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो वो एक बढ़िया माध्यम है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि व्हाट्सएप हम आजकल बहुत समय बस हैं, और काफी बारी बहुत मुश्किल हो जाता है हम सारे ग्रुप्स में इक्वली वो अटेंशन, वो फोकस के साथ चीजें देख पाए। तो एफईएस बेस्ट प्रैक्टिस हम जैसे कि मैंने कहा कि एक फटाफट अगर हमको जल्दी से कहीं पर कुछ हमको इंफॉर्मेशन शेयर है, या हमको किसी से कुछ पूछना है, तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा जरिया है। एफईएस में हमारे काफी सारे ग्रुप्स हैं, उसमें एक बहुत ही फॉरेस्ट फ्रॉम द फील्ड, उसमें हमारे फील्ड के और अलग अलग टीम्स के लोग जुड़े हुए हैं। और वहां पे कुछ भी की कहानी है, एक वर्कशॉप की कहानी है, कहीं पे किसी सीड मेला किया है, गांव के लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बर्ड वॉचिंग का काम हो रहा है, कहीं का वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है, कहीं पे प्लांटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे जो अलग अलग एफईएस के काम है, कहीं पे मीटिंग्स बहुत है, कहीं पर ग्राम संवाद हो रहा है, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऐसी चीजों को साझा का ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ग्रुप बहुत हेल्प किया है कि पूरी संस्था में अलग अलग स्टेट्स के लोग जान पाए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो वो एक बहुत ठीक है। दूसरा और भी काम के अनुसार ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन अगर हमको हमको अगर कोई कहानी बहुत अच्छी लगी, या हमको अगर कोई ऐसा मुद्दा लगा जो शायद और ज्यादा ऑडियंसेस तक जाना चाहिए, या उस पर थोड़ा और होना चाहिए ताकि वो और उस मुद्दे को गहराई से देखा जा सके, तब हम कोशिश करते हैं कि उनको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ईमेल, गूगल ड्राइव पे शेयर फोल्डर्स के थ्रू शेयर करें, कि जो उस मुद्दे को जो अहमियत चाहिए, उसमें जो और आपको की जरूरत है, उस कहानी को, या या ऐसी कोई भी चीज है उसको और गहराई से समझने के लिए, तो आई थिंक उसके लिए हम ईमेल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ईमेल अगेन एक बहुत ही बड़ा एक आंतरिक जो संवाद है उसको मजबूत करने का काम करता है। जैसे कि मैंने कहा, ज्यादातर संस्थाओं में जीमेल बहुत ही बढ़िया सुविधा देता है जहाँ पे हर कोई अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ भी इम्पोर्टेंट, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, कुछ भी इम्पोर्टेंट एक सर्कुलर रिपोर्ट है, या किसी स्टेट टीम ने कोई फिल्म बनाई या कुछ अच्छा काम किया है, तो यहाँ वो फ्रीडम है कि सभी लोगों को मार्क कर सकते हैं। और पूरी हो जाता है, जब पूरी संस्था को जाता है तो वो हर एक लास्ट इंसान तक पहुंचता है, चाहे तो फील्ड स्टाफ हो, चाहे तो हमारे वो टीम में या स्टेट स्टाफ हो। तो इससे जो है हम समान सूचना पहुंचने वाली जो उसको हम दूर कर सकते हैं। और फिर वहां से कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ जरूरत होती है, तो उसके लिए फिर वो आप छोटे ग्रुप में आप ईमेल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू उस कॉन्वर्सेशंस को, जहां पर भी
हमारे जो भी संवाद की जरूरत है, जहाँ पे हमको हमारे रिकॉर्ड्स के लिए या जो प्रोसेसेस है हमारे, उनको जो हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेस बंधे हुए हैं, जो बने हुए हैं फॉलो करने के लिए जहाँ पे चाहिए, वहां पे हम बिल्कुल औपचारिक ईमेल का करते हैं। इस्तेमाल। एक और जो आई थिंक दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे मैंने कि इन पर्सन मीटिंग का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल के जैसे हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, रहता है, और जरूरी नहीं होता है कि हर कोई एक ही जगह पे एक साथ मिल पाए। आई थिंक आजकल जितने भी आपके जो सोल्यूशंस अवेलेबल, चाहे वो MS टीम्स हो, चाहे वो आपके गूगल मीट हो या जूम चैनल्स हो, जिसको भी जो ज्यादा बेहतर लगता है या उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है, ऐसे माध्यम का इस्तेमाल करके भी एक बहुत काफी सारे बड़े जानकारी को साझा किया जा सकता है। और ये जानकारी साझा करने के लिए जनरल जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे यहाँ FES में एक हम करते हैं कि हमने कोई भी सर्कुलर इशू किया या कोई भी गाइडलाइन गई अपना काम को लेके हो या और किसी चीज को लेके हो, तो उसके बाद हम एक जूम मीट अपना गूगल मीट करते हैं, ताकि जो लोग जुड़े हैं अगर उनके हैं, क्योंकि सारे सवालों का समाधान शायद वो सर्कुलर नहीं दे पाता है, तो ऐसी चीजों को हम ऐसे वर्चुअल मीटिंग्स भी ताकि वहां पर कुछ भी वो कैसे उसको समझाया जा सके, कैसे उसको करना है वो समझा, ताकि और अगर फील्ड से लोगों के कुछ सवाल है कि भी कोई सवाल है तो उनका निराकरण किया जा सके। अब बेसिस पे सर्कुलर को या हमारे जो गाइडलाइंस है, जो भी एक बार सॉरी उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो भी कर सके। एक बार आपकी आवाज फिर से अटकने लगी है। एक अभी तो मैं अब हम बिल्कुल नजदीक बैठी हुई हूँ। खात्मे की तरफ ही हैं, हमारे पास 2-3 मिनट ही हैं। एक चीज जो जी मैं कल हमारी जब बात हो रही थी तो आपने ही जिक्र किया था इंटरनल कम्युनिकेशन में पर्सनल टाइम और स्पेस को लेकर आप कुछ कह रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप वो जी बात यहाँ पे जरूर। जी, इससे पहले जैसे मैं वर्चुअल मीटिंग्स की बात कर रही थी, जैसे और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी है कि जैसे मैंने कहा हम पूरे देश भर में फैले हुए हैं, एक बार अलग और परिप्रेक्ष्य। हाँ बोलिए अंजलि। आप एक बार और अपना इंटरनेट चेक कर सकते हैं, आपकी आवाज दोबारा बहुत ज्यादा कटने लगी है, ठीक हो गई थी या अभी भी करती है? अभी अभी आ रही है, लगातार बोलने लगते हैं तब वो बीच में चली। चाहे तो एक बार और लोकेशन बदल के जगह तो मैं अभी तो वाईफाई वाईफाई नजदीक हूँ अंजलि। सबसे पास में है। ठीक है, शुरू करते हैं, अब दो थोड़ा ही समय है, चलिए। हाँ जी, तो मैं इसमें एक और चीज, जैसे FES में हम एक मंथली मने हैं जो पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से हम कर रहे हैं, और उसमें का प्लेटफॉर्म है जहाँ जो जैसे आपके प्रैक्टिसेस, तो क्या हमारे अलग अलग राज्यों में क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ पे कुछ फिर से आवाज खराब हो रही है? आपको इंटरनेट थोड़ा चेक करना पड़ेगा या एक ही मिनट, हाँ एक ही आप मिनट, इसको छोड़कर दोबारा ज्वाइन। मैं दोबारा, ऐसा ही करती हूँ अंजलि। है ना। अंजलि, इज इट बेटर नाउ? हाँ जी, अभी तो मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी, हाँ, तो हम्म इसमें हम जो बात कर रहे थे उसके हम बात कर रहे थे कि एक मंथली बंधन है जो हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो काम अच्छे चल रहे हैं, साथ ही जहाँ पे लर्निंग्स भी मिली हैं, जहाँ पे हमने कुछ किया है पर हमको कुछ रुकावटें आई हैं, हम्म वैसी चीजों को शेयर करने के लिए। अगर कोई बहुत अच्छा कोई प्रैक्टिस चल रही है, जैसे हमारे राजस्थान में घास के बीज को लेके जो वहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज है उनका कलेक्शन को लेके एक बहुत बढ़िया काम हुआ, तो वो कैसे हुआ? सिटीजन साइंस में जब बर्ड वॉचिंग, एक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट होता है। हाँ, ये ड्रॉप हो गया, शायद किरण का कनेक्शन
ड्रॉप हो चुका है। 1 मिनट मुझे। किरण आपको, हाँ, आप, हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी जी। हाँ 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 जी। जी किरण बता। हाँ, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का मुझे लगता है होना बहुत जरूरी है, ताकि हम, और ये मंथली होता है और इसमें एक टाइम फिक्स है, और उसको हम ऐसा कोशिश करते हैं कि एक फ्राइडे को करें, ताकि एक दिन निश्चित कर लिया गया है हम्म, और उसके लिए सारे जितने भी लोग उसमें जुड़ सके, सब सारे लोग, तो हम करीब 350 400 लोग हैं, तो सारे लोग तो नहीं जुड़ पाते, पर फिर भी जितने लोग भी जुड़ पाते हैं वो उसमें अपना जो कुछ लोग हैं जो शेयर करते हैं जब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस और लर्निंग्स फ्रॉम द स्टेट, व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी। तो हम्म, आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कंटिन्यूअस संवाद और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशनल के फ्लो में रखने के लिए। आई थिंक हमारे पास कुछ सवाल भी हैं। जी हाँ, हमारे पास कुछ सवाल भी हैं। एक सवाल आया पर है। आपका पहला सवाल रह गया अंजलि, आपने जो मुझे सवाल किया था कि आपने पर्सनल स्पेस बात करी थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने बताया भी कि व्हाट्सएप है या ईमेल है, तो हम हर बारी हो नहीं पाता, पर हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम ना संवेदनशील हों और ना हम लोगों का जो एक पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम को ना डिस्टर्ब करें, और अगर करें भी तो एक बारी माफी मांग कर करें, पर जहां से तक कोशिश हो तो यही होती है कि डिस्टर्ब ना करें, और जितना इस वर्क लाइफ बैलेंस को जितना मैनेज कर सके और मेंटेन कर सके, एंड आई थिंक पॉसिबल है अगर हम समय पर जितना, और ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अ, लगातार है ना, इम्प्रूव करने की, उसको उसके लिए सेंसिटिव रहने की जरूरत है। तो ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर संस्था में चलता रहता है, और हमारे एफएस में भी ये प्रयास हमेशा जारी है कि जितना हम इस कम्युनिकेशन को और इस निरंतर संवाद को बनाए रखें, पर लोगों के पर्सनल जो टाइम एंड स्पेस है उसका भी ध्यान रखते हैं। हाँ, जी। हम हमारी ऑडियंस से भी कुछ-कुछ सवाल हैं, उससे बस आपको बहुत थोड़ा-सा समय देंगे, हम बहुत आगे निकल आए। जी जी। आपने बातचीत में भाषा को भी पर भी जोर देने की बात कही थी कल, और खास तौर पे क्योंकि काम काम करते हैं, तो संवाद में भाषा का कितना रोल रहता है, कि आप थोड़ी-सी बात। अ, भाषा का बहुत बड़ा रोल है, पर हम ये भी मानते हैं कि एफएस में जरूरी, मतलब ये काफी मुश्किल होगा अगर हम हर चीज को हर भाषा में करने की कोशिश करें, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम बहुत ये प्रयास तो कर रहे हैं, और अगर कुछ संवाद जो है वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में है भी, तो एटलीस्ट ये तो अश्योर किया जाता है संस्था में कि जो लोकल टीम्स हैं वो उसको, जो हमारे जो उनको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हमारे हैं, उसमें उसकी जो जानकारी है वो साझा की जाए। तो ये प्रयास तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि जो भी संवाद है उसकी जो भी जानकारी है वो जिस इंसान तक पहुंचनी चाहिए, उनके हिसाब से उनको सबसे क्या कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा क्या आसान रहेगा, उस तरीके से उनको पहुंचाए। और सारी टीम्स में हमारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की लोकल भाषाएं जानते हैं, तो वो एक माध्यम का बीच में काम करते हैं, जहाँ पर अगर कोई ऐसी जानकारी है भी जो ऐसी भाषा में बोली गई है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो हमें कोई तो ऐसा होगा जो वो मुझे मैं जिस भाषा को समझती हूँ उसमें उसका ट्रांसलेशन करके या उसका समझाने का के लिए काम कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान तो रहता ही कि जिसको जिस भाषा में समाचार उन तक वो जानकारी पहुंचाई जाए। जी। एक सवाल हम ले लेते हैं, हमारी ऑडियंस का है।
सवाल ये है आर के स्वामी का कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हर बार मीटिंग बुलाकर कम्युनिकेट करते हैं, इसमें काफी समय जाता है। इसे लेकर कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ऐप सजेस्ट कर सकते हैं जो उनकी छोटी छोटी रिपोर्टिंग में मदद करे। मुझे लगता है ऐसा कि आपको आजकल गूगल मीट्स है या जूम है, वो काफी ऐसी चीजों में मदद करते हैं जहां पर आप चीजें, या एमएस टीम्स का है, वहां पर आप ऐसी चीजें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। और वहां से जब आप वो इन्फ्रेंसेस, एआई जनरेटेड होता है काफी बारी, पर वो कुछ हद तक तो मदद करता है। पर मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एआई से कभी भी कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसको अपने संदर्भ में वहां से सिर्फ पॉइंटर्स ही लेने हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही लेना है। वैसा अगर कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक वैसे चीजों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स जो है, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स काफी मदद करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि काफी बारी मीटिंग्स जरूरी होती हैं, इसलिए हम बुलाते हैं, इसलिए करनी पड़ती हैं। नहीं तो देखना चाहिए कि हमारे लोगों के पास कितना समय है, और समय का माइंड स्पेस भी होना चाहिए। वो भी वो इंफॉर्मेशन को जो ग्रास्प करने के लिए, समझने के लिए वो माइंड स्पेस बहुत जरूरी है। तो वो माइंड स्पेस का ध्यान रखते हुए मीटिंग्स करें। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईमेल से या एक फोन कॉल से या एक जूम मीटिंग से या एक कुछ एक डॉक्यूमेंट से अगर रिजॉल्व हो सकती हैं, तो वैसी चीजों का उपयोग करें। मैंने पहले भी कहा था कि काफी बार ऐसा होता है कि हमको कुछ एक काम करना है, कुछ एक रिपोर्ट जैसे बनानी है। अब हम उस रिपोर्ट को लेके थोड़ी एक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं कल भी आपसे बात कर रही थी अंजलि, कि हमको लगता है कि गूगल ड्राइव, अगेन जीमेल फ्री है और सबको अवेलेबल है। गूगल ड्राइव पे अगर हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स में एक साथ काम करें, तो जो हम बारी बारी मेल में अटैच करके चीजें भेजते हैं उससे बच सकते हैं। हम ट्रैक रख सकते हैं कि किसने क्या बदलाव किए हैं, क्या चेंजेस लिए हैं, क्यों करे हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोफेशनल रिपोर्टिंग को जो है वो मदद कर सकती हैं, और हमको ट्रैक रखने में कि किसने कब क्या जानकारी दी है। काफी बार हमारे पास होता है कि हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट के 15 वर्जन हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने उस पर फीडबैक दिया है। अब उसको एक साथ कैसे करें? तो मुझे लगता है कि जितने भी आपके गूगल ड्राइव या आपका गूगल के डॉक फाइल्स हैं, वो आपके इसमें बहुत मदद कर सकता है। क्या ये सब लोग ये रिपोर्टिंग्स के लिए खास करके मुझे लगता है कि बहुत ही एक उम्दा जरिया है, जहाँ पे जो भी 3-4 लोग, 5 लोग, जितने भी लोगों को काम करना वो एक साथ उस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं। हो सकता है मुझे कुछ लिखना हो पर किसी और ने वो ऑलरेडी लिख दिया, तो जी जब वो एक हो जाता है तो लगता है कि अच्छा हाँ चलो ये पॉइंट तो कवर्ड है। तो उस तरीके से एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, एक शेयर्ड काम चलता है, और ये कलेक्टिव एफर्ट जो है आई थिंक वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। इसमें समय की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि एक ही काम को बार बार लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है रिपोर्टिंग्स के लिए तो आई थिंक गूगल डॉक्स का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप ये हेल्पफुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत काम का रहा और ये बहुत अच्छी मजेदार बातचीत रही, थोड़ी लंबी रही, थोड़ा सा इंटरनेट ने परेशान किया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें बहुत अच्छी ज्ञान की बात। थैंक यू सो मच अंजू, थैंक यू। और हमारे देखने वालों के लिए कि ये चौपाल सीजन 2 की आखिरी कड़ी है। अगले क्वार्टर करीब 3 बाद हम एक बार फिर अगली कड़ी, अगले सीजन के साथ वापस आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, जिसमें किरण जैसे ही और अनुभवी लोग हमसे बात करेंगे। और उनसे हम किस विषय पर बात करें, इसके लिए हमने तो कुछ सोच रखा। अगर आप हमसे जानना चाहें, हम हमें खास विषय पर बात करनी चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि हमारी ये सीरीज इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर भी अवेलेबल है। वहां पर आप जाकर अपना ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं चौपाल के सीजन 3 में। नमस्कार।